यूपी पीसीएस 2022 का हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस बार इसमें फिर 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। हाँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं। क्या है ये? है यूपी जी के है, ठीक है ना। यूपी स्टेट जीके से क्वेश्चन आया है, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में ये तीनों बांध उत्तर प्रदेश में नहीं, बदुआ उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में है ये, ठीक है। बिहार में हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो टाइम लग जा रहा है, वीडियो लंबा हो जा रहा है। दूसरा है क्या है? ये है एल्युमिनियम प्लांट्स दिया हुआ, लोकेशन दिया हुआ। तो कहाँ पे एल्युमिनियम प्लांट्स और लोकेशन सही है कि नहीं, या इसमें क्या गलत है वो देखना है। कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही नहीं है। तो अब इसमें इस तरह क्वेश्चंस में ऐसा नहीं आपको सभी मालूम हो, ऐसा नहीं होता। उसमें एक दो मालूम होता है, बाकी नहीं। तो उसमें हमको एलिमिनेशन मेथड भी देखना होता है। इसमें क्या है ये हम जानते हैं पहले से। रेणुकूट तो सही है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रेणुकूट में है। ये भी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुड उड़ीसा में भी है। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ पहले, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यूपी पीसीएस में ही नहीं और जो बिहार पीसीएस है या यूपीएससी है उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये चेन्नई में नहीं है, जो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, चेन्नई में नहीं है। ये कहाँ है? ये है तो मद्रास मतलब तमिलनाडु में ही, ठीक है, लेकिन चेन्नई में नहीं है, ठीक। सेलम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, उसमें पड़ता है ये। तो ऑप्शन ए जो है मैच नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये दिया हुआ पॉलिटिकल पार्टीज दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सबसे पहले बना, कौन बाद में बना, उससे बाद उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है कौन। तो सबसे पुरानी पार्टी इसमें जो दिया हुआ उसमें क्या है? तेलुगु देशम पार्टी है। सबसे पुरानी क्या है? 3। सबसे बाद में बनी है ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाली पार्टी, ये हो गया 4। उसके बाद हो गई ये 1, उसके बाद 2। अब क्या है? 3 1 2 4 जिसमें हो उसे कर दीजिए। 3 1 2 4 ये हो गया ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है, ठीक है। अशोक शिलालेख से भी क्वेश्चन आना मतलब प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये आता है अशोक शिलालेख से, ठीक है। तो रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका से क्वेश्चन आया है। तो इसमें पूछ रहा है कि जिसमें रिलीजियस सिंथेसिस की बात है, मतलब सर्वधर्म समभाव की जो भावना होती है, उसके वो किस शिलालेख पे लिखा हुआ है? तो वो 12वें शिलालेख पे दिया हुआ है। इस शिलालेख पे महिलाओं के महामात्र होते थे ना, उसमें उनके राज्य में अशोक के टाइम, तो महामात्रों की भी नियुक्ति की जाती थी। ये भी 12वें शिलालेख पे है, ठीक। 13वें शिलालेख पे कलिंग जो वॉर हुआ था उसका वर्णन है 13वें शिलालेख पे, ठीक। दूसरा शिलालेख पे है जो कि मतलब इस तरह की चीज़ की जीवों पे दया करनी चाहिए और उससे रिलेटेड हॉस्पिटल वो सब चीज़ें किस में है? द्वितीय शिलालेख पे लिखा हो। ऐसे करके 14 शिलालेख हैं, सब पे क्या क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सब देख लेना होता है कि किस पे क्या लिखा हुआ है, ठीक। 55 ये क्या है? सीएजी से रिलेटेड आ गया है, ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है कि सीएजी ऑफ इंडिया एग्जामिन्ड बाई, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है, कौन करता है इसमें इसका परीक्षण? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आता है अक्सर एग्जाम में। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन कौन है? लोक लेखा समिति, ठीक है। क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये क्या करती है? सीएजी के रिपोर्ट को देखती है कि सही है कि नहीं है, ठीक। अब इसमें 15 + 7 32 मेंबर होते हैं टोटल, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। 32 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और इसका चेयरमैन नॉर्मली जो हमारा ट्रेडिशनली कौन होता है? जो अपोजिशन का लीडर होता है वो होता है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो कमेटी होती है ये 30 मेंबर की कौन सी होती है? प्राक्कलन, मतलब द एस्टीमेट कमेटी, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है। इन दोनों को ए और सी को क्या कहा जाता है? इन दोनों समितियों को ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। ये हम लोग देख लिए। अब दिया हुआ दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है?
यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ये इसका पेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, ठीक है, यूपी जीके का। किस में है? लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। उसके बाद है क्या, ये दो लिस्ट दिया हुआ है, सेंटर और इंडस्ट्री दोनों को मैच करना है, ठीक है, कि कौन सा सेंटर, ये जगह किस तरह की इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, फेमस है, ठीक। तो इसमें हम एक चीज़ अगर मैच कराना है, क्यूबा को अक्सर आप सुनते होंगे सिगार के लिए फेमस है, बहुत जगह आप देखेंगे, ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो क्यूबा सिगार के लिए, C1 आप देख लीजिए, एक ही जगह ही मिल जाएगा, बाकी आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। डेट्रॉयट व्हीकल के लिए जाना जाता है, ये भी पता है काफ़ी। तो ये दो आप देख लेंगे, तो उसके बाद बाकी सब शॉर्ट आउट कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। तो हो गया क्या, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है, 58 है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है। ये क्या है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है। अब ये इतना लोग नहीं याद करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और अंदर से पूछ दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें, जैसे है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में SDG 17 गोल हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 17 है कि SDG 1 क्या है, किस बारे में है, SDG 2 3 ऐसे करके है। तो बाकी का सब तो आप नहीं याद कर सकते, लेकिन एक बहुत कॉमन है जो अक्सर डिस्कस किया जाता है, तो ये आपको हो सकता है ध्यान आ जाए कि SDG 3 किसके लिए है, क्लाइमेट चेंज के लिए है। तो ये अगर एक B1 आप देखें तो कुछ एलिमिनेट कर सकते, B1 में एलिमिनेट ही नहीं करना, सारे एलिमिनेट हो गए। B1 में क्या हो गया, डी ऑप्शन सही, तो हो गया सारा ये, ठीक है। तो इसलिए एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार काम आ जाता, कई इस तरह का अगर ऑप्शन सेटिंग है तो कई बार नहीं काम आता, लेकिन देखिए इसमें यहाँ पे एक अकेले यही दिया हुआ था, तो इससे हम क्या किए, SDG 13 क्या, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से है, तो हो गया बस। अब क्या है, अब अलाउद्दीन खिलजी के वॉर से रिलेटेड है कि उसका वॉर को एक हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको करना है, तो इससे जो भी किया होगा वो कर पाएगा। इसमें कौन क्या, ये जो भी ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये मतलब ऐसा नहीं, ये अक्सर आता है, और जब भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा जाता है, आप अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये इन चारों का जिक्र आ जाएगा, तो ये तुरंत आप क्रोनोलॉजिकल ढंग से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसे देख लीजिएगा, अभी मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, सबसे लास्ट में वारंगल शायद हुआ था, ये रणथंभौर और चित्तौड़ एक साथ लगभग हुआ था, ठीक, 1399 ऐसे ही कुछ। तो ये हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोडिग्रेडेबल है? देखिए ये फिर बायोडिग्रेडेबल से एक DDT था, एक क्वेश्चन आ गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, और एक और क्वेश्चन इससे आ गया। देखिए एनवायरनमेंट का ये दूसरा इस तरह का क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एक ही टॉपिक से आ गया। क्या है इसमें, प्लास्टिक कप जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। तो इसमें पूछा हुआ कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर लास्ट 2 ईयर में किस स्टेट का सबसे ज़्यादा बढ़ा है, तो उन 2 स्टेट्स में टॉप में है तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना इस ऑप्शन में नहीं है, तो आंध्र प्रदेश आपको टिक करना है, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसे गवर्नमेंट ने काफ़ी डिस्कस किया था, इसके लिए इस चीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट के बजट में भी कई प्रावधान थे कुछ बजट का। तो ये क्वेश्चन इसलिए मतलब प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये भी आने का चांस वाला ही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, इसमें ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं है, ठीक। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए, अमेठी मूंज के उत्पाद के लिए है, और उसके बाद आगरा लेदर प्रोडक्ट्स के लिए है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन डी इसमें रॉन्ग है। दूसरा क्या है, विच कंट्री हैज़ नेचुरल आर्सेनिक वाटर कॉन्टेमिनेशन। तो ये तो अक्सर न्यूज़ में रहता है, तो इसमें हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी पता लग जाएगा, क्योंकि आर्सेनिक वाटर वाले प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ स्टेट जूझ रहा है वो है
वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के बगल में ही बांग्लादेश है, तो आप समझ लीजिए ऑप्शन क्या होगा, बांग्लादेश। तो आर्सेनिक वाटर वाला कंटेमिनेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बांग्लादेश में। उसके बाद जो है ये है फिर वॉर वाला, इसको क्रोनोलॉजिकल ढंग से देख लीजिएगा आप क्या होगा ऑप्शन, ठीक है। इसमें कोई खास, अगर आपने इसे ठीक से याद किया हुआ तो क्लियरली इसे कर लेंगे, अदरवाइज ये छोड़ने वाले क्वेश्चंस में से है। ये है सल्फर ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग, किस तरह का ड्रग है सल्फर ड्रग, ये है एंटीबैक्टीरियल है। सल्फर ड्रग क्या है, एंटीबैक्टीरियल में आता है। उसके बाद ग्लोबल बिजनेस सिटीज, तो ऑप्शन क्या हो गया डी, ग्लोबल बिजनेस सिटीज इंडेक्स ऑफ जनवरी 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप बिजनेस सिटी इन द वर्ल्ड। तो इस तरह की रैंकिंग बिजनेस ग्लोबल सिटीज, ये सब में जब भी रैंकिंग में अक्सर आप देखेंगे टॉप 5 टॉप 10 में कौन रहेगा, हांगकांग। यहाँ का एसडीआई भी अच्छा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो टॉप रैंकिंग में हांगकांग भी आता है, तो हांगकांग है बी। ऑप्शन क्या हो गया 66 का बी। उसके बाद क्या है, When was the पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये हो गया कब, 1996। ये क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में संसद के द्वारा एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया। इसको अब इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या है, हमने 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो संवैधानिक दर्जा देना था पंचायती राज को, उसके लिए 72वां संविधान संशोधन, सॉरी 73वां संविधान संशोधन हमने किया था ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए 92 में किया और 93 में लागू हुआ। तो इससे पंचायती राज पूरे भारत में लागू हो गया, सब जगह ये एनफोर्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया। लेकिन जो शेड्यूल 5 में जो एरियाज आते हैं वहाँ पे उन एरियाज में लागू नहीं हुआ, उस रीजन में लागू नहीं हुआ, उसके लिए हमको अलग से एक और एक्ट पास करना पड़ा 96 में। उसके बाद ये पंचायती राज उन क्षेत्रों में लागू हुआ जो शेड्यूल 5 में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य जैसे मिजोरम और इस तरह के। तो क्या हो गया ये ऑप्शन बी। ये क्या है, फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। तो देखिए इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब भी इस तरह का बोट और ये इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हमेशा लोथल का नाम आता है। लोथल को शिपयार्ड, उस समय का शिपयार्ड कहा जाता, सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो मोहन सी ऑप्शन, लोथल जहाँ देख लीजिए बस उसको सी मतलब मोहनजोदड़ो तथा लोथल। तो ऑप्शन क्या हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एग्जाम्पल नहीं है, तो ठीक है ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या है, नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी, क्या नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी अलग चीज़ है, बायोमास एनर्जी में नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, विच among the following is an important mineral of पेगू योमा रीजन ऑफ म्यांमार। म्यांमार में एक रीजन है, पहाड़ी रीजन है पेगू योमा नाम से, तो वहाँ पे कुछ मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन गूगल बताया नहीं है, गूगल पे भी नहीं दिया है कि भाई कौन सा वहाँ पे मिनरल मिलता है, ठीक है। तो ये तो जब आयोग बताएगा तभी पता चलेगा। लेकिन खनिज तेल टीन तो नहीं है, तांबा या सिल्वर के बारे में, कॉपर और सिल्वर के बारे में चांस है कि ये दोनों वहाँ पे, चूँकि म्यांमार में होता है ये दोनों, इसलिए चांस है कि वहाँ पे पेगू योमा जो प्लेटो है वहाँ पे ये दोनों होता हो। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर जब तक आयोग ही कंफर्म करेगा, बाकी और कोई इस तरह का सोर्स नहीं है जिससे कि वो क्लियर पता लगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन कार्ब्यूरेटर इज यूज्ड। अब एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये फिजिक्स का कह सकते हैं या मैकेनिकल का या मोर जनरल साइंस का क्वेश्चन कह सकते हैं, कि ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्ब्यूरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है। कार्ब्यूरेटर एक जैसे व्हीकल होता है, गाड़ी होती है, उसमें कुछ इस तरह का सिस्टम है, मैकेनिज़्म है कुछ, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसा है, वो यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो पेट्रोल इंजन के लिए किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें कार्बोरेटर में फ्यूल जैसे पेट्रोल और क्या बोलते हैं एयर, दोनों बर्न होते हैं, तो वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वही क्या है, ऑप्शन क्या है सी है। ये कार्बोरेटर मतलब ये क्या हो गया ऑप्शन सी, पेट्रोल इंजन के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सामिया सुलू हसन। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो आप ये तुरंत कर लेंगे। सामिया सुलू हसन। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? ये पेट क्वेश्चन है आयोग का, हर एक एग्जाम में आता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? लोकटक में। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, और नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत खूबसूरत जगह है, टूरिज्म का अट्रैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक, उसके बाद क्या है, अब ये क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिया है, इसमें पूछ रहा है कि 4 स्टेटमेंट दिया है कि सही है गलत है क्या है। दिया हुआ है भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे फर्टिलाइजर पे दी जाने वाली अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सब्सिडी के अंतर्गत आता है। जो किसानों को जो फर्टिलाइजर मिलता है वो पूछ रहा है कि क्या वो इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडी में आता है, तो यस, वो उसको इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडी में कंसिडर किया जाता है, तो एक सही है। रिडक्शन इन पावर एंड इरिगेशन बिल ऑफर्ड टू फार्मर्स फॉल अंडर डायरेक्ट फॉर्म सब्सिडी। हाँ, ये भी जो इरिगेशन बिल, जो पावर किसानों को बिजली और सिंचाई में दी जाने वाली जो कटौतियां हैं वो किस में आती हैं? वो भी किस में आता है? डायरेक्ट फॉर्म में आता है। ये इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडी में आता है और डायरेक्ट फॉर्म सब्सिडी, तो ये दोनों सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोविजन ऑफ द WHO दो अलाउड डायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज प्रोहिबिट इनडायरेक्ट सब्सिडीज। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ हमें इस चीज़ डायरेक्ट सब्सिडी के लिए मना करता है या इनडायरेक्ट के लिए कहता है, इस तरह का कुछ नहीं है। ये हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन है, हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है। ऑल सब्सिडीज प्रोवाइडेड इन द गवर्नमेंट इन इंडिया फॉल अंडर द इनडायरेक्ट। नहीं, अभी हमने देखा है कि एक डायरेक्ट सब्सिडी में आ रहा है और इनडायरेक्ट में आ रहा है, तो क्या हो गया ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, मतलब सब्सिडीज़ 2 तरह की होती हैं, एक डायरेक्टली किसानों को दिया जाए और अपने हिसाब से यूज़ करें उस चीज़ के पे, और दूसरा होता है कि हम जो सामान दे रहे हैं उसमें हम पहले से ही सब्सिडाइज्ड रेट पे ही दे रहे हैं कि 1000 रुपये अगर यूरिया का दाम है तो किसान को 500 ही देना पड़ रहा है, 500 रुपये गवर्नमेंट पहले से ही पे कर रही है, तो वो सब इनडायरेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है 2022-23। हाँ, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत जनरल क्वेश्चन दिया हुआ। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ सिंगल विंडो एडमिशन फॉर 2022-23, मतलब कह रहा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एक एग्ज़ाम कॉमन जो शुरू हुआ है उसका नाम क्या है? तो सिंपल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, नाम पूछा, जैसे नीट पूछ ले कि नीट का फुल फॉर्म पूछ ले, वही चीज़ उसी तरह का है। गेट का फुल फॉर्म पूछ ले कि क्या है, तो हो गया, इसका क्या हो गया? CUET। अब क्या है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, रीजनिंग असर्शन वाला है। अ सोल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजेनियस। बिल्कुल सही है, पानी है, इसमें 1 चम्मच नमक घोल दीजिए, जो ये सोल्यूशन होगा ये होमोजेनियस सोल्यूशन ही होगा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। अ सोल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजेनियस। तो ये तो अपने आप में ही बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। देखिए, ये कह रहा है कि हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन इज होमोजेनियस, तो ऐसा क्या, डिफरेंट कंपोजिशन भी होगा और होमोजेनियस भी होगा, ऐसा नहीं। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला भूत समरस होता है, नहीं, गलत है। तो R रॉन्ग है, A राइट है, तो A राइट और रॉन्ग मतलब B। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, ये एक करंट अफेयर का है कि भाई आप कितना न्यूज़पेपर है ये सबको फॉलो करते हैं उसके लिए, तो अब इतना चीज़ें तो आदमी नहीं याद रख सकता, लेकिन एक कॉमन चीज़ हो सकता है आदमी ध्यान दिया, ये चीज़ें जैसे रितु खंडारी उत्तराखंड से रिलेट करती हैं, ये हो सकता है कि लोग अगर कभी न्यूज़पेपर में कभी ये ध्यान में आ जाए कि रितु खंडारी, तो रितु खंडारी उत्तराखंड के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो D3 अगर आप देख लेते हैं, सॉरी D4, तो D4 में 2 है, तो 2 तो शॉर्ट आउट हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है? रमेश तावड़कर गोवा, कुलतार संधान पंजाब और T सत्यव्रत मणिपुर, मतलब क्या हो गया ऑप्शन D, ये सही है ऑप्शन।
लेकिन एलिमिनेशन मेथड से कम 2 ऑप्शन तो समाप्त ही हो जाता, अदरवाइज आपको पूरा जानना होगा। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये पॉपुलेशन से संबंधित है, पॉपुलेशन से। माल्थियस थ्योरी किससे संबंधित है? पॉपुलेशन से। मतलब उसमें इसमें कुछ इस तरह की चीज़ है कि पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, लेकिन जो हम उसके लिए फूड सप्लाई है वो जो है क्या है, एक लीनियरली ग्रो करता है, तो एक गैप हो जाता है पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में। तो उसको ध्यान में रखना चाहिए, उस हिसाब से प्रोडक्शन फूड का बढ़ना चाहिए या पॉपुलेशन को उस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो बेसिकली इट टेल्स अबाउट जनसंख्या, पॉपुलेशन के बारे में है ये, ठीक। इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो ये इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ? 25 अगस्त को इंट्रोड्यूस्ड हुआ। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह फैक्चुअल बेस बिल्कुल डायरेक्टली पूछ देता। 25 अगस्त को हुआ, लेकिन सरकार बनी कब? सितंबर में सरकार बनी, सितंबर में 5 सितंबर को या 2 सितंबर को, ऐसे एग्जैक्टली डेट नहीं, लेकिन सितंबर 1 में सरकार बनी। लेकिन ये कब ये हुआ, अनाउंस कब हुआ? 25 अगस्त 1946 को हुआ, ठीक। तो ये इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड, अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद है तो ही ये कर पाएंगे। अब ये क्या है, अब पूछ रहा आर्यक पिलर्स कहाँ के स्तूप में मिले हैं? आर्यक स्तंभ वाले विशेषताओं वाले स्तूप कहाँ मिले हैं? तो अमरावती में, ऑप्शन सी है। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम विच इंडियन सिटी हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। नॉइज पॉल्यूशन में कौन सा सबसे सेकेंड मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी इसका कौन सा है? तो ये है, मेमोरी बेस्ड है, फैक्ट है, मुरादाबाद आया है। सबसे ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन के कहाँ पे होता है? दूसरे नंबर पूरी दुनिया में मुरादाबाद में, ठीक है। मुरादाबाद को और क्या बोलते हैं? पीतल नगरी, ठीक। ओजोन डे, डे से कितने सारे क्वेश्चन आ चुके। ओजोन डे क्या है? ओजोन डे तो क्या है? सितंबर 16, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है ओजोन डे? सितंबर 16 को मनाया जाता है। हु रिटर्न द नाइटहुड टाइटल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द रिएक्शन अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसकर। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ये कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर दी थी 1919 के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। सत्य शोधक समाज, इसमें एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए ज्योतिबा फुले से। देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक। 2 क्वेश्चन सीधे एक ही पेपर में आ गए ज्योतिबा फुले से। वाटरफॉल दिया है इंडिया का और लोकेशन दिया है, पूछ रहा है, इसको मैच करना है। तो दूध सागर कहाँ है? गोवा में है, पहले से तो ये हो गया, ठीक। दूध सागर गोवा में है। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा एलिमिनेशन प्रोसेस को देख लेते हैं। दूध सागर कहाँ है? गोवा में है। ये पलानी क्या है? हिमाचल में है। तो A4D3, A4D3 बस यही है ऑप्शन, ठीक। B1C2 ये बरकाना कर्नाटका उड़ीसा। तो ठीक क्या हो गया? ऑप्शन डी, एलिमिनेशन से हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्या है? किस उत्पाद को इको मार्क दिया था? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। किसके लिए? एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए क्या मिलता है? इको मार्क। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। ये क्या है? ये अगर आप पढ़े होंगे बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि ये बिल्कुल खोज के दिया है कि कोई कर ना पाए, उस टाइप वाला। तो ये अगर आप पढ़े होंगे बिल्कुल, ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तराभिलेख पे लिखा हुआ, जीवित गुप्ता सेकेंड देव बर्नार का अभिलेख, मतलब इस तरह से जो बिल्कुल अंदर गहरा पढ़ा होगा वही बता सकता है। तो ये तो छोड़ने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या है? ये वाला मैच नहीं कर रहा। सही सुमेलित कौन नहीं है? सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, बाकी सब क्या है? मैच कर रहा है। ऑप्शन बी इसका सही है। उसके बाद क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लेज एग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यूपीएससी में भी, आईएएस के एग्जाम में भी, प्री में डायरेक्टली ये नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि ये वाला टॉपिक आपको कवर हो जाता है कि आपको ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्या है? एकिडना,
क्या एक ऐसा मैमल है जो कि एग देता है, अंडे। उसके बाद है पॉलिटी का, क्या है पॉलिटी का क्वेश्चन है, हाँ शेड्यूल से आ गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए 8 शेड्यूल किसके लिए है, 8 शेड्यूल है लैंग्वेज, बस D3 बस एक ही है, ऑप्शन सी सही हो गया। 7th किसके लिए है, पावर डिवीज़न, मतलब स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, इसके लिए है। 4th शेड्यूल में राज्यसभा के सीटों की संख्या दी हुई है। 3rd शेड्यूल में क्या है, ओथ्स किस तरह के हों, जो भारत के बड़े ऑफिसर्स जैसे कि लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबों के लिए ओथ के किस में दिया हुआ, 3rd में। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो पॉलिटी का है ये क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है ये भी। पॉलिटी पढ़ेंगे आप तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको कवर करेंगे, बेसिक में ही कवर कर लेंगे ये सब, ठीक। उसके बाद क्या है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मैचिंग है। अब इसमें क्या दिया हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर दिया हुआ है, तो अगर आप एक नज़र देखेंगे तो तुरंत आप सी को 3 लगेगा। बाल विवाह के कारण, बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया था, ठीक है, तो आप सीधे C3 सोच लेंगे, और C3 2 ऑप्शन दिया भी है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए बाकी और भी देखेंगे कि कौन, और इन सब चीज़ों के लिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या है, तो उसके बाद इसको हमको अटेम्प्ट करना है, पहले ठीक से देखना होगा। तो ये जो बेथुन, JED बेथुन है, ये कलकत्ता में एक वुमेन गर्ल्स कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य भी थे। ये भी जब आप नॉर्मल ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आ जाता है संस्कृत कॉलेज का प्राचार्य, मतलब आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को इसमें इन 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं कि 3 और 4 से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कलकत्ता में संस्कृत प्राचार्य। उसके बाद ये जो है सचिव थे इसके, तो अब ये देख लीजिए कहाँ पे है, B1C4, B1C4 जहाँ हो उसको कर दीजिए, तो ये हो गया ऑप्शन सी, ठीक। तो ये हो गया हमारा सी। अब ये है UPGK से रिलेटेड है, कह रहा है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बारे में, विद रेफरेंस टू वेस्टर्न यूपी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेस्टर्न रीजन ऑफ यूपी इज मच मोर डेवलप्ड कंपेयर टू अदर रीजन, बिल्कुल सही है। वेस्टर्न रीजन यूपी का ज़्यादा डेवलप्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए तो इसको तो हम लोग पढ़ते हैं, इसको स्टडी करते हैं, इस पे ऐसे भी आता है कि वेस्टर्न रीजन यूपी का ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक। ईस्टर्न रीजन अंडर डेवलप्ड है। रीजनल डिस्पैरिटी की बात करते हैं इसी ग्राउंड पे। तो दिस रीजन हैज़ विटनेस्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी एक कॉज है जो हमारे रीजनल डिस्पैरिटी है, मतलब वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा डेवलपमेंट है, उसका एक कारण है रीजन हैज़ विटनेस्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा। तो दोनों सही है। यूपी में ग्रीन रिवॉल्यूशन वेस्टर्न यूपी में ही है, वही वाला हिस्सा में ग्रीन रिवॉल्यूशन ज़्यादा हुआ है। तो ये क्या है, दोनों ऑप्शन सही, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऑप्शन बी हो गया, ठीक। तो ये हो गया। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? तो कौन सा कर दिया गया? 3 मूर्ति भवन को। ये तो न्यूज़ में था, हम लोग देखे होंगे। तो 3 मूर्ति भवन को क्या है, प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम कॉमन क्वेश्चन, हमेशा आने वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन अच्छा है, इस तरह क्वेश्चन आना चाहिए। बलवंत राय मेहता 57, एक ही बार में आप तुरंत कर लेंगे। A1 कहाँ है? A1 इसी में आ जाए, एलिमिनेशन सही हो जाएगा। लेकिन आपको इंडिविजुअली सबको ये पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज के इतिहास के लिए, ठीक है। तो ये PK थंगुल समिति 1988 में जो बनी थी, इसी के ग्राउंड पे 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ, 72-73 संविधान संशोधन, वो क्या हुआ, इसी ग्राउंड पे उनको संवैधानिक दर्जा मिला, तो 88 में हुआ, ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने इसके गठन किया था। ये इसने अनुशंसा की थी किस तरह के लिए? इन्होंने 2 टायर ये पंचायती राज के लिए। जैसे बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, मतलब 3 स्टेज इसके पंचायत राज के लिए उन्होंने अनुशंसा की थी, लेकिन
अशोक मेहता ने 2 टायर पंचायती राज के लिए इन्होंने अनुशंसा की कि इस तरह होना, जैसे अभी 3 स्टेज होता है, ग्राम पंचायत होता है, क्षेत्र के स्तर पे होता है, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे होता है। ठीक, तो ये है, ये हमारा, तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन बी। उसके बाद क्या है, पारिस्थितिकी निकेत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करती है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, दोनों सही है। ये कई बार इस तरह क्वेश्चन, जो इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक बार ये टॉपिक रीड करेंगे तो आप बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे कि ये टॉपिक जब भी ये रीड करेंगे तो ये उसके सबसे बेसिक वालों में ये दोनों पॉइंट हैं। ठीक, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मारवाड़, शेर शाह ने जब मारवाड़ पे युद्ध किया था, करीब शेर शाह ने 60-70 हज़ार सैनिकों को लेकर के युद्ध किया, और ये सिर्फ कुछ 8-9 हज़ार सैनिक इस पे भारी पड़े शेर शाह पे। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा। उसके बाद जब फिर किसी तरह ऐसे नॉर्मल वॉर में तो जीत नहीं पाया, फिर उसने बहुत बहुत इस तरीके निकाले जिससे कि धोखा वोखा करके कुछ, मतलब इस वॉर को उसने जीता। फिर आने के बाद दिल्ली उसने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरी दिल्ली की सल्तनत खो देता। मतलब क्योंकि उस वैसी जगह पे, मारवाड़ तो कोई ऐसा फर्टाइल लैंड है नहीं, तो उस वैसी जगह पे वॉर करने गया और हार भी जाता, उसका ये कहना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है। ऐसा नहीं है कि ये अक्सर, मतलब राजस्थान में तो आता है ये क्वेश्चन कई बार देखने को, लेकिन यूपी में इस बार दिया है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ये मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में उतना नहीं इसको पढ़ाया जाता है। जैसे लोकल राजस्थान के इतिहास में इसका वर्णन बहुत अच्छे से मिलता है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है, जैसे कि बाकी जगह यूपीएससी में, ये सब में उतना जिक्र नहीं आएगा इसका। इन दोनों की वीरता इतनी थी कि इस पे आराम से अच्छी मूवीज़ बन सकती हैं, लेकिन अभी तक अभी इस पर कोई मूवी बना नहीं है। आश्चर्य लगता है। ठीक है, मतलब आप समझिए 80,000 वर्सेस 8,000 और जीत न पाना 6 महीने तक, शेर शाह सूरी जैसा योद्धा है सामने। तो ये है 80,000 पश्तून वर्सेस अ फ्यू थाउजेंड राजपूत, ये वॉर था यहाँ पे। भारत के तो हो गया क्या, ये मारवाड़ी। भारत के किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? ये पुराना क्वेश्चन है, ये जैन धर्म का है। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? जैन धर्म। सबसे अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इन्हीं का है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, ठीक है ना, आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स का वो रैंकिंग शुरू किया है, तो उसमें टॉप कौन किया है? तो टॉप किया है गुजरात ने। तो अब गुजरात ये न्यूज़ में था, इस ग्राउंड पे जलवायु सूचकांक और राज्य ऊर्जा ये न्यूज़ में था, गुजरात ने किया है। तो गुजरात अगर आपको पता रहता तो गुजरात के साथ केरल, पंजाब भी किया है, लेकिन ज़्यादा गुजरात में न्यूज़ था, तो ये आप सही कर देते सी, ठीक, क्योंकि बाकी कहीं गुजरात नहीं है, इसी में है बस। तो ऑप्शन सी है, ठीक है ना। मतलब क्लीन एनर्जी के लिए, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में किस तरह काम कर रही है सरकारें, या सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी को लेकर के कैसे हो रही है, उस ग्राउंड पे ये इंडेक्स बना है, ताकि सरकारें इसमें अच्छा काम करें, कुछ क्रिएटिव करें। ठीक, तो ऑप्शन सी हो गया। अब ये है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे दिया है लग रहा, इसमें मतलब ऑप्शन कोई सही नहीं है। सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली हम जानते हैं गाज़ियाबाद का पॉपुलेशन, इसमें इतने जो, तो एक है ये वाला, उसके बाद जो है लखनऊ का है, एक के बाद 4, तो 4 दिया ही नहीं है, उसके बाद कानपुर, फिर आगरा, तो 1, 4, 2, 3 है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता है कि आयोग इसे कैंसिल कर दे इस क्वेश्चन को। अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो सबसे लंबी यात्रा का रिकॉर्ड है किसका? यह है मार्क वांदे है, मार्क वेंड है, ठीक है, आप जो भी प्रोनाउंस कर लें, मार्क वेंड है। ये जो है सबसे अंतरिक्ष में सबसे लंबी यात्रा का रिकॉर्ड इनके नाम से है, ठीक है ना। यूएसए के हैं और वहाँ के आर्मी के हैं। नॉर्मली इस तरह के यात्राएं आर्मी वाले ही करते हैं, तो ये आर्मी के हैं, वहाँ के यूएस आर्मी के। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें
क्रम अनुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, मतलब फिर ये क्रोनोलॉजिकल ढंग से करने के लिए दे दिया जैसे उसमें दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तो काफ़ी इजी है। फर्स्ट सबसे पहले कौन सा आएगा, एक आएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता ही है सबसे पहले। दूसरे पार्ट में क्या आ जाता है, सिटीजनशिप, मतलब 3 आएगा। उसके बाद क्या आ जाता है, 4, मतलब फंडामेंटल राइट। उसके बाद डायरेक्ट, मतलब क्या आ गया, 1 3 4 2, 1 3 4 2, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 100 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।